अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। रिश्ते नाते तोड़ने वालों की हवेलियां भी वीरान हो जाती हैं, जबकि ताल्लुक़ जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। दुनिया में बेहतरीन रिश्ते वही हैं जो नाराज़गी के बाद मामूली सी मुस्कुराहट और एक माजरत के साथ दोबारा पहले जैसे हो जाएं। आज के लेक्चर में हम हज्व निगारी पर बात करेंगे। हज्व का दुरुस्त तलफ़ुज़, अमूमन इसको हजू पढ़ दिया जाता है या हिजव पढ़ दिया जाता है। इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ हज्व है। अब जीम और वाव, इनमें से जीम साकिन है, वाव मौकूफ़ है, यानी दोनों साकिन ही हैं। लेकिन अगर दो साकिन इकट्ठे आ जाएं तो पहले को साकिन बोलते हैं और दूसरे हर्फ को मौकूफ़ बोलते हैं। तो इसका दुरुस्त लफ्ज़ है हज्व। हज्व के मुआनी, हज्व के लुग़वी मुआनी हैं बुराई करना, किसी को बुरा भला कहना। इस्तिलाह में ये वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें मुबालगा आमेज़ ऐसे अशार कहे जाते हैं जिससे किसी की मज़म्मत होती हो। ये कसीदा का मुतज़ाद है, यानी हज्व कसीदा की मुतज़ाद सिन्फ़ है। जिस तरह कसीदे में तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती है, इसमें खामियां बढ़ा चढ़ा कर बयान की जाती हैं। हज्व जिस तरह कसीदा उसकी इब्तदा अरब से हुई, उसी तरह हज्व की इब्तदा भी अरब से हुई थी। अरबी कसीदा नगार कसीदों में भी और हज्व में भी मुबालगा ज़रूर करते थे, लेकिन हज्व में फ़ोहश निगारी और बदज़ुबानी नहीं करते थे। लेकिन उर्दू में चूँकि हज्व फ़ारसी से आई, फ़ारसी में अरबी से आई, तो उर्दू में और फ़ारसी में हज्व में फ़ोहश निगारी और बदज़ुबानी भी शामिल हो गई। अब हज्व में कौन कौन से शेर शामिल हो सकते हैं? उनमें मरसिया के जो हरीफाना अशार हैं वो भी हज्व के अशार कहला सकते हैं। हज्व के शेरों की तादाद कितनी हो सकती है? कसीदा के अशार की तादाद इब्तदा से यानी 15 कम अज़ कम हो, ज़्यादा की तादाद मुकर्रर नहीं। कुछ ने 170 मुकर्रर की है, लेकिन उस पर इत्तिफाक नहीं है। लेकिन हज्व जो है इसका एक शेर भी हो सकता है, यानी इसकी कोई ऐसी तादाद नहीं। गज़ल के कम अज़ कम शेर 5 होते हैं, कसीदा के कम अज़ कम 15 होते हैं, लेकिन हज्व का जो है ना ये कोई मुतय्यन नहीं कि इसके कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा शेर कितने होंगे। हज्व एक शेर पर भी मुश्तमिल हो सकती है। सौदा की हज्व, जिस तरह सौदा उर्दू कसीदा निगारों में सबसे आला मकाम रखते हैं, हज्व निगारी में भी इन्हीं का मकाम आला है। इनका एक ग़ुलाम था जिसका नाम था गुंचा, वो इनकी खिदमत करता और कलमदान उसके पास होता था। तो जब भी ये किसी से बिगड़ते तो उसे पुकारते, ए गुंचा ला तो कलमदान, ज़रा मैं इसकी खबर तो लूँ, ये मुझे समझा क्या है। तो फिर फ़ोहश निगारी और बदज़ुबानी पर जो है ना वो अशार कहते। जोश की हज्व भी मशहूर है। एक दफ़ा ये कराची के कमिश्नर हाशिम रज़ा ज़ैदी से नाराज़ हुए, तो उनके बारे में इन्होंने एक शेर लिखा था। ज़ैदी में सारे हर्फ हैं, शामिल यजीद के। हाशिम रज़ा में शिम्र है पूरा छुपा हुआ। यानी जो कमिश्नर थे उनका नाम था हाशिम रज़ा ज़ैदी। अब देखें, ज़ैदी में सारे हर्फ हैं शामिल यजीद के, यानी इसके हर्फ उल्टाए जाएं, तरतीब उनको दी जाए तो वो यजीद बनता है। तो अब देखें, यजीद कहना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गाली है एक किस्म की। और हाशिम रज़ा को शिम्र कह देना, जालिम कह देना। हाशिम रज़ा में शिम्र है पूरा छुपा हुआ,
यानी ये शीन मीम और ये रे, इनको मिलाएं तो ये शिम्र बनता है। तो आज हमने हज्व का दुरुस्त तलफ़ुज़, मानी, हरीफाना अशार, शेरों की तादाद, सौदा और जोश की हज्व निगारी पर बात की। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम गज़ल पर तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम। किसी माँ ने एक आलिम से पूछा कि मैं अपने बच्चों को नमाज फ़जर के लिए जगाती हूँ, लेकिन वो उठने को तैयार नहीं होते, इसका कोई हल बताएं। तो आलिम साहब ने फरमाया कि अगर आपके घर में आग लग जाए और आपके बच्चे सो रहे हों, उठ ना रहे हों, तो आप क्या करेंगी? तो उस माँ ने कहा कि मैं उनको चारपाई से खींच कर नीचे गिरा दूंगी। तो आलिम साहब ने फरमाया कि नमाज के लिए भी एक बार ऐसा करें, उसके बाद बच्चे जाग जाया करेंगे। आज हम गज़ल पर गुफ्तगू करेंगे। गज़ल के मानी, इब्तिदा, हैत, गज़ल का शेरी सरमाया, गज़ल के दो अज़ली अनासिर जिन्होंने हमेशा गज़ल का साथ दिया। गज़ल का नकीब कौन है, मतले किस शायर के ज़्यादा मशहूर हैं, मतले दो लख्त क्या होता है, मुतम्मिम गज़ल कौन है, गज़ल के अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए, गज़ल मुसलसल क्या है, गज़ल मुसलसल के ज़्यादा तजर्बात किसने किए हैं, कत्ता बंद क्या होता है, कलीमुद्दीन अहमद और जोश का गज़ल पर एतराज़ क्या है, ज़ोए अंसारी की गज़ल के बारे में बेहतरीन राय। तो देखते हैं जी गज़ल के मानी क्या है। गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो गज़ाल से निकला है। गज़ाल के लुग़वी मानी हैं हिरन या हिरन का बच्चा। तो जब हिरन के पीछे कोई शिकारी जानवर भागता है तो खौफ के मारे उसके मुंह से दर्दनाक चीख निकलती है, उसे गज़ल कहते हैं। इसके दूसरे लुग़वी मानी हैं औरतों के बारे में गुफ्तगू करना, औरतों की गुफ्तगू करना, औरतों के हुस्न व जमाल की बातें करना। अब गज़ल के अगर लुग़वी मानी हम देखें तो वो दो तरह के हैं। जब उन दोनों लुग़वी मानी को शामिल किया जाता है तो इस्तिलाही मानी बनते हैं। मसलन दर्द यानी जो दर्दनाक चीख है, और औरतों के बारे में बातें करना, हुस्न व जमाल की बातें करना। तो इस्तिलाह में गज़ल वो सिन्फ़ शायरी है जिसमें दर्दो सोज और हुस्न व जमाल, इश्क, शराबो शबाब, तसव्वुफ और मारिफत की बातें होती हैं, विसाल और फिराक की बातें होती हैं, उसे गज़ल कहते हैं। तो गज़ल की इब्तिदा गज़ल कसीदे से निकली है। फ़ारसी शायर रूदकी ने कसीदे का तशबीब का हिस्सा अलग करके उसे गज़ल का नाम दिया, यानी गज़ल फ़ारसी से उर्दू में आई। उर्दू गज़ल की इब्तिदा 1670 ईस्वी में दक्कन से हुई। कुली कुतुब शाह ने पहला दीवान मुरत्तब किया। कुली कुतुब शाह ने दक्कन से गज़ल की इब्तिदा की, जबकि वली दक्कनी ने शुमाली हिंद में गज़ल का रिवाज दिया, यानी उन्होंने जो पौधा लगाया वो तनावर दरख्त शुमाली हिंद में बना। तो जो मीर और सौदा का दौर है वो उर्दू शायरी का सुनहरा दौर कहलाता है, और गालिब का दौर उर्दू गज़ल का बेहतरीन दौर कहलाता है। हैत, गज़ल की हैत कसीदे जैसी है, चूँकि ये कसीदे से निकली है, यानी इसमें मतला, हुस्न मतला, मक्ता, रदीफ, काफिया वगैरह ये चीज़ें होती हैं। गज़ल का शेरी सरमाया, उर्दू में सबसे ज़्यादा शेरी सरमाया गज़ल का है। आम तौर पर कुछ किताबों में मसनवी भी लिखा है, लेकिन वो सवाल जो है ना वो दो तरह के हैं। वो अल्लामा इकबाल के बारे में सवाल है, जहाँ से तलबा व तालिबात पज़ल हो जाते हैं कि अल्लामा इकबाल ने किस सिन्फ में सबसे ज़्यादा लिखा है, तो इसका जवाब मसनवी है। अगर ओवरऑल बात की जाए कि उर्दू का शेरी सरमाया सबसे ज़्यादा किस सिन्फ में है, तो वो गज़ल है, मसनवी नहीं है। गज़ल के दो अज़ली अनासिर, डॉक्टर अब्बुल लईस सिद्दीकी, उनके मुताबिक वो कौन से दो अनासिर हैं जिन्होंने गज़ल का साथ हमेशा दिया, जब से गज़ल की इब्तिदा हुई और आज तक
ان دو خصوصیات نے، ان دو عناصر نے غزل کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان میں سے پہلا ہے داخلیت اور دوسرا ہے رمزیت۔ داخلیت سے مراد یہ ہے کہ قلبی جذبات کا اظہار کرنا، یعنی دلی جذبات کا اظہار کرنا، باطنی کیفیات کا اظہار کرنا، اور رمزیت ہے اشارے کنارے میں بات کرنا، یعنی علائم و رموز غزل کی خاص صفت ہے۔ تو یہ دو عناصر ہیں، وہ یہ انٹرویو میں بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے اور ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے، داخلیت اور رمزیت۔ غزل کا نقیب کون ہے؟ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے مطلع کو غزل کا نقیب قرار دیا ہے۔ جس طرح نقیب بادشاہ کی آمد کا اعلان کرتا ہے، اس طرح غزل میں جو مطلع ہوتا ہے وہ غزل کی آمد کا اعلان کرتا ہے۔ مطلع کس شاعر کے مشہور ہیں؟ اردو میں خواجہ حیدر علی آتش اور شیخ ابراہیم ذوق، ان دو شاعروں کے مطلع زیادہ مشہور ہیں۔ اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے تو خواجہ حیدر علی آتش، ان کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ جیسے ان کا مطلع ہے، یار کو میں نے مجھے یار نے سونے نہ دیا، رات بھر طالع بیدار نے سونے نہ دیا۔ تو اس کے بعد ہے مطلع دو لخت۔ مطلع دو لخت کیا ہوتا ہے؟ ایسا مطلع جس کا مصرع اولا وہ الگ مفہوم رکھتا ہو اور مصرع ثانی وہ الگ مفہوم رکھتا ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے محتاج نہ ہوں، دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہ ہوں، تو اسے مطلع دو لخت کہتے ہیں۔ متمم غزل، غزل کو تمام کرنے والا، غزل کا اختتام۔ مقطع کو متمم غزل کہتے ہیں، اور مقطع وہ آخری شعر جس میں شاعر تخلص بھی استعمال کرے۔ غزل کی اشعار کی تعداد، غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 ہے اور مناسب 11 ہے، یعنی 11 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال متعین نہیں ہے، کم از کم 5 متعین ہے، اور طاق بھی مناسب ہے، یعنی طاق ہونے چاہیے شعر، لیکن یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ورنہ غزل ہی نہیں ہوگی، بہتر یہ ہے کہ طاق ہو۔ اب اردو میں ایک شاعر ایسے ہیں جنہوں نے تمام شاعری، ہر غزل میں صرف 5 شعر رکھے، وہ انعام اللہ خان یقین ہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا کے شاگرد تھے، ان کی ہر غزل ہی 5 شعروں کی تھی۔ غزل مسلسل، بعض اوقات شاعر ایک ہی موضوع پر پوری غزل کہہ دیتا ہے، وہ پورا مضمون ایک موضوع پر ہوتا ہے، سارے شعر ہی ایک موضوع کے ہوتے ہیں۔ ویسے غزل کا ہر شعر اکائی کی حیثیت رکھتا ہے، ہر شعر الگ مفہوم رکھتا ہے، لیکن غزل مسلسل کا ہر شعر ہی ایک موضوع پر ہوتا ہے، اور اس کا عنوان بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ وہ واحد غزل ہے جس کا عنوان ہوتا ہے۔ ویسے تو نظم کا عنوان ہوتا ہے، لیکن غزل مسلسل کا عنوان بھی رکھا جا سکتا ہے۔ غزل مسلسل کے زیادہ تجربات اردو میں الطاف حسین حالی اور جوش ملی آبادی نے کیے، فارسی میں شیخ سعدی نے کیے۔ قطع بند کیا ہوتا ہے؟ جب غزل کہتے ہوئے کسی مضمون کو ادا کرنے کے لیے شاعر کے پاس مصرے کم پڑ جائیں، یعنی وہ بات زیادہ الفاظ، زیادہ مصروں کی محتاج ہو، لیکن مفہوم اس کا ایک ہی ہو، تو اس وقت اسے 2 یا 2 سے زیادہ شعر کہنے پڑتے ہیں، اسے قطع بند کہتے ہیں۔ غزل کا حصہ جو ہوتا ہے قطع، وہ قطع بند کہلاتا ہے، لیکن اگر غزل کے علاوہ ہم کوئی قطع لکھیں تو اسے قطع بند نہیں کہہ سکتے، اسے صرف قطع کہیں گے۔ اب کلیم الدین احمد اور جوش نے غزل پر کیا اعتراض کیا ہے؟ کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ غزل میں ربط اور اتفاق کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ نیم وحشی صنف سخن ہے۔ جوش کہتے ہیں کہ غزل کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ہم کسی ایسے گھر میں چلے گئے ہیں جہاں ابھی ابھی لڑائی ہوئی ہے اور سارے منہ پھیلائے، منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان دونوں نے یہی اعتراض کیا ہے کہ غزل جو ہے اس کا ہر شعر الگ مفہوم رکھتا ہے۔ اب ان کے بارے میں زوئے انصاری نے ایک بہترین رائے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ غزل کی یہ صفت ہے، یہ غزل کا تقاضا ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ الگ مفہوم رکھتا ہو، لیکن
یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ہی غزل میں بالکل متضاد شعر نہ ہوں، یعنی یہ نہ ہو کہ پہلا شعر جو ہے وہ محبوب کی رحم دلی کا ہو اور اس سے اگلے سنگ دلی کا ہو، اس طرح نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ الگ الگ غزلوں میں رحم دلی اور سنگ دلی کا مضمون ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی غزل میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے غزل پر گفتگو کی، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مرثیہ، اس کی اقسام اور اس کے 9 اجزاء پر گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ۔